नमस्कार दोस्तों, जॉब कॉलिंग में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग बिहार पुलिस कांस्टेबल का प्रैक्टिस सेट करेंगे। पूरे 100 क्वेश्चन का करेंगे, फुल लेंथ प्रैक्टिस सेट होगा। हर विषय का व्याख्यात्मक हल करेंगे, आपको केवल आंसर नहीं उसका मतलब बताते हुए आगे बढ़ेंगे। एक चीज आपको करना होगा कि इस 100 क्वेश्चन को आप पूरा देखिएगा वीडियो, और उसमें देखिएगा कि मेरी कितनी इसमें मार्क्स आ रहे हैं, कितना आप कर पाए हैं। कॉमेंट करके जरूर बताइएगा, और किसी भी तरह की आपको दिक्कत परेशानी हो तो हमसे जरूर साझा कीजिएगा। और एक करंट अफेयर्स के लिए अभी ट्यूटोरियल भी स्टार्ट कर दिया हमने, तो उस वीडियो को भी देखिएगा। चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर ऑन कर लीजिएगा, क्योंकि अब बिहार पुलिस का एग्जाम तय है तो हम लोग उसकी तैयारी में जुटेंगे। आइए चलते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। भारत एक गणतंत्र है। गणतंत्र का मतलब क्या होता है? तो गणतंत्र का मतलब जो है वो कहता है कि वैसा शासन का तंत्र, वैसा शासन जिसमें कि सर्वोच्च पद जो होती है उसमें जनता द्वारा चुनी हुई प्रतिनिधि को बैठाया जाता है, उसको हम लोग बोलते हैं प्रजातंत्र या गणतंत्र या लोकतंत्र। वो सब एक ही चीज हुआ। तो इसमें देखिए गणतंत्र का मतलब इस ऑप्शन में देखेंगे तो कह रहे हैं कि देखिए राज्य का प्रमुख उनके लोगों द्वारा परोक्ष रूप से चुना जाता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? लोकतंत्र या गणतंत्र बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें कोई भी वंशानुगत प्रशासक या शासक नहीं बैठता है। यह जो है जनता द्वारा चुनी जाती है, तो इसमें परोक्ष रूप से चुनी हुई प्रमुख जो होते हैं, राज्य का प्रमुख जो होता है वो जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधि के द्वारा चुना जाता है, जनता द्वारा चुना जाता है, वो है आपका गणतंत्र। ठीक है, आगे देखेंगे भारत के संविधान के लागू होने के समय इसमें मूलतः कुल कितने अनुच्छेद थे? तो आपको पता होना चाहिए सबसे पहले कि संविधान कब लागू हुआ था। तो संविधान आपका 26 जनवरी 1950 को लागू की गई थी। ये जो है 1950 को लागू होते समय पूछ रहा है कि इसमें मूलतः कितने अनुच्छेद थे। तो आपको बता दें कि उस समय कुल 395 अनुच्छेद थे। 8 अनुसूचियां थी जो अभी बढ़कर कितनी हो गई है? 12 हो गई है। तो 8 अनुसूचियां थी और आपका 22 भाग था। ठीक है, 22 भाग थे। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन है कि भारत के संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त शब्द जो है कौन सा? गणतंत्र। गणतंत्र सूचित करता है, तो अभी हमने बताया गणतंत्र शब्द का मतलब क्या होता है? जहां की आपका, जहां देश का प्रधान जो है निर्वाचित प्रतिनिधि होता है, जो जनता द्वारा चुना जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन सी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, इसमें कोई वंशागत नहीं होता है, कोई भी संवैधानिक शासक नहीं है, इसमें देश का प्रधान संवैधानिक नहीं है कि यही होंगे, ऐसा कहीं भी उल्लेख नहीं है। लेकिन जो देश का प्रधान होगा वो निर्वाचित प्रतिनिधि होता है। ठीक है, तो यहाँ हम लोगों का सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे तो कह राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों की अनुपस्थिति में भारत के राष्ट्रपति का कार्यभार कौन संभालेगा? पीबीआई क्वेश्चन है आपका। जैसे कि आपको पता होगा कि जब भारत के राष्ट्रपति अवकाश पे रहेंगे या नहीं रहेंगे अपने कार्य अवधि में, तो उस समय प्रभार किसको देते हैं? उपराष्ट्रपति को। अगर उपराष्ट्रपति भी नहीं रहे, अर्थात राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों नहीं रहे, तो कौन संभालेंगे आपका कार्यभार? तो आपका भारत का मुख्य न्यायाधीश जो है संभालते हैं। और एक चीज और बता दें कि अगर ये भी नहीं रहे, भारत के मुख्य न्यायाधीश के अवकाश पे है, तो कौन संभालेगा? तो उसमें जो सर्वोच्च न्यायालय के सबसे वरिष्ठ वरिष्ठ न्यायाधीश होंगे, अब वो आपका संभालेंगे राष्ट्रपति का कार्यभार। तो अभी तक में ऐसा केवल एक ही बार हुआ है, आप इसको नोट कर लीजिएगा। एक ही न्यायाधीश है जो आपका राष्ट्रपति का कार्यभार संभाले हैं। वो कौन है? तो एम हिदायतुल्लाह। ठीक है, वो एम हिदायतुल्लाह जो है वो मात्र अभी तक एक ऐसे न्यायाधीश हैं जो राष्ट्रपति के कार्यभार संभाले हैं। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट है कि भगोड़ा आर्थिक अपराधी विधेयक 2017 किस मंत्रालय द्वारा पेश किया गया है? तो ये वित्त मंत्रालय द्वारा पेश किया गया है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इनमें से कौन से भारतीय प्रधानमंत्री ने संसद का सामना नहीं किया है? ठीक है, तो संसद का इसमें प्रधानमंत्री है कौन से? तो चौधरी चरण सिंह जो है वो संसद में आपका नहीं किए थे, क्योंकि ये जो है इनका कार्यकाल जो था 79 से, आपको बता दें 1979 से 80 तक था, और इनके बीच में प्रधानमंत्री रहे हैं। और ये कौन? आपका चौधरी चरण सिंह थे। ये आपका ऑप्शन जो है डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं, कहाँ के आपको कमेंट करके बताना है, नहीं तो आपको मैं बताते चलूं कि ये जो है
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रह चुके थे। और ये चौधरी चरण सिंह जो हैं वो आपके कौन, तो पांचवें प्रधानमंत्री के रूप में इन्होंने हासिल किया था। आगे है आपका कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वित्तीय आपातकाल से संबंधित प्रावधान वर्णित है। तो हमारे संविधान में कितने आपके आपातकाल घोषित किए गए हैं, तो 3 हैं, ठीक है, 52, 56 और 60, ठीक है। तो इसमें 52, 56 और 60 में है आपका 360 जो है, 352, 356 और 360। तो जो अंतिम है आपका वो वित्तीय आपात है, अनुच्छेद 360 आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बात कर लेते हैं अनुच्छेद 148 इसमें दिया हुआ है। तो इसमें आपका किसका उल्लेख मिलता है, तो भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की, इसमें कैग जिसको हम लोग बोलते हैं, उसका आपका इसमें वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 143 कहता है, अनुच्छेद 143 है कि उच्चतम न्यायालय के परमार्थ क्षेत्राधिकार का वर्णन है। और अनुच्छेद 72 जो है ये राष्ट्रपति से है, राष्ट्रपति का बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये अनुच्छेद, हर बार पूछता है। तो इसी में इनका अनुच्छेद 72 में ही ये आपका क्षमादान दिया गया है। किसी को अगर फांसी की सजा हो जाएगी तो क्षमादान करने की शक्ति इसी में अनुच्छेद 72 में ही राष्ट्रपति को दी गई है, ठीक है। आगे देखेंगे तो कह रहा है कि किसी विधि अधिकारी के पास संसद के दोनों सदनों में बोलने का अधिकार है। कौन से ऐसा अधिकारी है जो लोकसभा में भी और विधानसभा में, अर्थात दोनों में जाकर अपना वो बोल सकते हैं, तो वो है आपका एक ही महान्यायवादी, जिसको हम लोग अटर्नी जनरल बोलते हैं, ठीक है। सेम अधिकार यहाँ पर महाधिवक्ता का आपका राज्य में होता है, और महान्यायवादी जो है वो आपका केंद्र की होगी, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर महान्यायवादी से जुड़ी हुई कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जान लेते हैं। अनुच्छेद 76 जो है इसमें आपका किसका है, महान्यायवादी का वर्णन किया गया है, जिसकी नियुक्ति कौन करता है, इस चीज को याद रखेंगे। महान्यायवादी की नियुक्ति जो है वो राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है, ठीक है, ये आपके राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो कह रहे हैं कि भारत में राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना हुई थी, पहली बार कब हुई थी। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो राज्य पुनर्गठन आयोग की अध्यक्षता हुई थी 1953, ऑप्शन ए में है आपका 1953 में गठित किया गया था। इसमें 3 सदस्यीय आयोग में 3 सदस्यीय न्यायमूर्ति थे। एक थे आपके फजल अली, ठीक है, नाम लिखते चलते हैं, अगर ऐसे इसकी कोई जरूरत नहीं है, बोल ही देते हैं केवल। एक फजल अली थे, एक हृदयनाथ कुंजरू थे, और इसमें एक के एम पडिक्कर थे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। तो कह रहा है आकाश गंगा की निकटतम स्पाइरल गैलेक्सी कौन सी है। तो स्पाइरल गैलेक्सी, ये बहुत बार क्वेश्चन हम लोगों ने देखा हुआ है, आपको कहीं पढ़ने को भी मिला होगा। तो ये आपका कौन सा है, एंड्रोमेडा गैलेक्सी जो है ये आपका हमारा आकाशगंगा के सबसे निकटतम गैलेक्सी है, स्पाइरल गैलेक्सी, जिसको हम लोग एंड्रोमेडा गैलेक्सी के नाम से जानते हैं, ठीक है। इसको हम लोग एक शॉर्ट नेम भी इसका दिया गया है, जिसको हम लोग बोलते हैं M31, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, किस ग्रह का नाम किसी रोमन देवी के नाम पर रखा गया। देवियाई एकदम है आपको, ठीक है, ये क्वेश्चन आया हुआ है और भी कंपटीशन में पूछी गई है ये। तो ये है आपका जो रोमन देवी है वो आपके शुक्र के नाम से जाना जाता है। शुक्र का मतलब होता है इसमें प्रेम और सौहार्द, ठीक है। इसमें जो शुक्र का मतलब होता है वो होता है प्रेम और सौहार्द के देवी माना जाता है किसको, शुक्र अर्थात वीनस को, ठीक है। वीनस को सौंदर्य और प्रेम की देवी माना जाता है रोमन में। तो यही आपका बिल्कुल बी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए एक चीज आपको बता दें कि यहाँ जो शुक्र ग्रह है वो सूर्य का क्या है, दूसरा सबसे नजदीक, बुध के बाद आता है शुक्र, और सुबह का तारा और सांझ का तारा भी किसको बोला जाता है, शुक्र को ही, और सबसे चमकीला तारा के नाम से भी जाना जाता है शुक्र को ही, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे, बहुत सारा फैक्ट्स निकलता है, तो इन सभी फैक्ट्स को करेंगे तो शायद वीडियो बहुत बड़ी बन जाए, क्योंकि 100 क्वेश्चन हम लोगों को करना है, इसलिए हम लोग सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ रहे हैं। आगे देखिए कर है, ग्लोब पर अक्षांश की सबसे लंबी रेखा इनमें से कौन सी होती है। देखिए सबसे अक्षांश पे, ठीक है, अक्षांश और देशांतर। अक्षांश कौन सा होता है, इसको, इस तरह की जो रेखाएं गोल गोल घूमती है उसको अक्षांश बोलते हैं, ठीक है। तो ये अक्षांश रेखाएं जो होती है, सबसे बड़ा कहाँ होता है, वृत्त में अगर देखेंगे तो सबसे बड़ा कौन सा होता है, व्यास। तो बीचों बीच जो पृथ्वी की रेखा गुजरती है उसको कौन सी रेखा बोलते हैं हम लोग, भूमध्य रेखा बोलते हैं, अर्थात
सबसे बड़ी रेखा कौन सी हो जाएगी इसमें, भूमध्य रेखा हो जाएगी। ठीक है, बिल्कुल क्लियर है। चलिए आगे बढ़ेंगे। कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी विश्व की सबसे खरे पानी की झीलों में से एक है। तो सबसे खरा पानी का झील जो है वो है आपका, इसमें ऑप्शन में आपका जो है वो हो जाएगा कौन सा, मृत झील। क्योंकि सबसे बड़ा झील जो है खारे पानी का झील वो कौन सा है, तो तुर्की में है। तुर्की का कौन सा झील है, आता है क्वेश्चन, तो ये है आपका वन झील। वन झील जो है तुर्की का, ये सबसे खारे पानी का, विश्व के सबसे खारे पानी का झील है, लेकिन ऑप्शन में नहीं है, इसलिए इसमें ऑप्शन जो है आपका मृत सागर ही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। तो कह रहा है कि भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है। बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है। तो दक्षिणतम बिंदु को हम लोग कौन सा बोलते हैं, इंदिरा पॉइंट। ठीक है, इंदिरा पॉइंट जो है वो कहाँ पड़ जाता है, इस क्वेश्चन को भी पूछा गया है। तो निकोबार, अंडमान निकोबार जो द्वीप समूह है वो निकोबार में आपका जाकर ये पड़ता है। ठीक है, इसका जो पूर्व नाम इंदिरा पॉइंट का था पिग्मेलियन पॉइंट। ठीक है, पिग्मेलियन पॉइंट अगर भी ऑप्शन में रहे तो उसको याद रखेंगे। ठीक है, अगर बात कर लेते हैं और भी चीजों की, जैसे कि आपका केप केमोरिन है। ठीक है, तो केप केमोरिन अगर पूछेगा तो ये भी सबसे दक्षिणतम बिंदु है। ठीक है, इस चीज को ध्यान दीजिएगा। लेकिन ये किसका है, तो प्रायद्वीपीय भारत का दक्षिणतम बिंदु। अगर यहाँ पूछ दे कि प्रायद्वीपीय, केवल शब्द लगा दे प्रायद्वीपीय, या फिर भूमि की बात कर ले, तो प्रायद्वीपीय भारत का दक्षिणतम बिंदु अगर ऑप्शन पूछे तो आपको इंदिरा पॉइंट नहीं बल्कि कैप केमोरिन लगाना होगा, जिसको हम लोग कन्याकुमारी के नाम से, या कन्याकुमारी में बोल सकते हैं, स्थित है। आगे यही है कन्याकुमारी का दक्षिणतम बिंदु, जो प्रायद्वीपीय भारत का अगर पूछे तो। ठीक है, ऐसे अगर बात कर लेते हैं तो सबसे पूर्वी बिंदु जो है आपका पड़ जाता है कहाँ, अरुणाचल प्रदेश में। उसको किस नाम से जानते हैं, तो अरुणाचल प्रदेश में किबिथु के नाम से जानते हैं। और जो गुहार मोती है गुजरात का सबसे पश्चिमी बिंदु, उसको हम लोग गुहार मोती के नाम से जानते हैं। और ऊपर जो है वो इंदिरा फॉल के नाम से जानते हैं। ठीक है, जो लद्दाख में पड़ जाती है। तो ये सभी चारों बिंदुओं को हमने देख लिया। आगे देखिए, कर रहा है कि कैलाश पर्वत निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में स्थित है। तो ये पड़ जाता है आपका तिब्बत में। कैलाश पर्वत जो है वो कहाँ पड़ जाता है, आपका तिब्बत में पड़ जाता है, जो ट्रांस हिमालय के क्षेत्र में पड़ता है। तो इसको जो भी हिमालय की जब हमने बात करेंगे तो वहां पर हम लोग, वहीं से आपका निकलता है कौन सा, यही तिब्बत में है। इस पर्वत श्रेणी से निकलती है कौन कौन से, जैसे कि आपका मानसरोवर है, काकसताल झील है, ये सब वहीं से निकली हुई है। ठीक है, आगे है निम्नलिखित में से कौन सा ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थल है। ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थल आपका मानसरोवर झील है। ठीक है, जैसे कि हमने अभी बात किया मानसरोवर झील, तो ये कहाँ से आता है, भारत और बांग्लादेश होते हुए ये आपका ब्रह्मपुत्र नदी बहती है। असम घाटी में जब ये असम में ये प्रवेश करती है ब्रह्मपुत्र, तो वहां इसको जमुना के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ये क्वेश्चन आता है, जमुना के नाम से इस ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में जब प्रवेश करती है तो जाना जाता है। आगे देखिए, कर इनमें से किसे मिल्क मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो मिल्क मैन ऑफ इंडिया जो है वो है वर्गीज कुरियन। ठीक है, ये जो है श्वेत क्रांति के जनक माने जाते हैं। ठीक है, तो श्वेत क्रांति के जनक, भारत में श्वेत क्रांति के जनक अगर पूछेगा तो वो भी आपका आंसर वर्गीज कुरियन होगा। ठीक है, ये कहाँ, किस राज्य से बिलोंग करते हैं वर्गीज कुरियन, इस चीज को भी ध्यान में रखना है। तो इनको ध्यान रखिएगा, ये केरल के थे। आगे बढ़िए, कर रहा है कि राष्ट्रीय राजमार्ग 48 अर्थात NH48 का विस्तार कहाँ से कहाँ तक है। तो ये आपका राजमार्ग जो है दिल्ली से चेन्नई तक हो जाएगी। ठीक है, ऑप्शन ए जो है बिल्कुल सही हो जाएगी। आगे है कि बौद्धिस्व की अवधारणा इनमें से किससे संबंधित है। तो ये जो आपका बुद्ध है, बुद्ध में भी आपका दे दिया है। देखिए, बुद्ध में दोनों दे दिया है, हीनयान और महायान। बुद्ध आपका दो भागों में बटा था, एक हीनयान बना और एक महायान बना। तो इसमें सबसे जो बौद्धिस्व की अवधारणा ले लिया गया वो महायान शाखा को दिया गया। ठीक है, बौद्धिस्व की अवधारणा किससे संबंधित है, महायान से। आगे देखेंगे तो कह रहा है कि आपका किस राजा की कहानी मुद्रा राक्षस नाटक का विषय है। मुद्रा राक्षसम जो है, मुद्रा राक्षस, वो जो है किसका है। तो इसमें सबसे राइटर की बात करते हैं, बहुत बार पूछा गया है। तो ये लिखा गया है विशाख दत्त द्वारा। ठीक है, ये विशाख दत्त द्वारा लिखी गई है।
ये क्या है, एक नाटक है, मुद्रा राक्षस या मुद्रा राक्षसम भी कहीं देखने को मिलेगा। तो ये एक नाटक है, पुस्तक है। ये कह रहा है कि इसमें ये किस राजा की कहानी है, तो आपको सिंपल चंद्रगुप्त मौर्य इसमें टिक कर लेना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। तो कह रहा है राजतरंगिणी, देखिए ये भी क्वेश्चन आया हुआ है, राजतरंगी किसके द्वारा रचित है, तो कल्हण द्वारा रचित है। ये राजतरंगिणी कल्हण द्वारा, आधा ल होता है, कल्हण द्वारा रचित की गई है। जिसमें कह रहा है राजतरंगिणी के लेखक कौन है, लेखक ही पूछ रहा है, तो ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। ठीक है, राजतरंगिणी पूछता है कि ये किस क्षेत्र का इसमें वर्णन है, तो इसमें कश्मीर के शासन का वर्णन किया गया है, कश्मीर के इतिहास का वर्णन किया गया है। चलिए आगे बढ़ेंगे। तो कह रहा है कि अजंता की गुफाएं कहाँ स्थित है। ठीक है, थोड़ा सा जूम कर लेते हैं इसको। चलिए क्लियर है, अजंता की गुफाएं कहाँ स्थित है, तो ये पड़ जाता है आपका महाराष्ट्र राज्य में, राज्य से पूछ रहा है। तो अजंता और एलोरा की गुफाएं प्रसिद्ध है, जो आपका कहाँ पड़ जाता है, औरंगाबाद। महाराष्ट्र में भी कहाँ, अगर जिला पूछ दे कभी, तो औरंगाबाद जिला में है ये आपका अजंता। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। और ये इस चीज को ध्यान रखिएगा, ये यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया गया है अजंता एलोरा की गुफा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। हाँ, ये क्वेश्चन इसमें और पूछता है कि इस जो अजंता की गुफाएं हैं, इसमें कुल कितने गुफाएं हैं। ठीक है, तो गुफाओं की अगर संख्या कभी पूछ दे तो इसमें 29 गुफाएं याद रखिएगा। आगे है, अलबरूनी ने अपने पुस्तक किताबुल हिंद अर्थात मीन मकाला किस भाषा में लिखी गई है, तो ये अलबरूनी द्वारा रचित, जिसको किताबुल हिंद या तहकीके हिंद के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तहकीके हिंद के नाम से भी जाना जाता है, और ये अरबी भाषा में लिखी गई है। आगे बढ़ेंगे। एक क्वेश्चन यहाँ से बनता है, कभी कभी पूछ देता है कि अलबरूनी जो है भारत किसके साथ आया था, किसके साथ आया था, तो महमूद गजनबी के साथ आया था। ठीक है, महमूद गजनबी के साथ ये आपका भारत आया था, ये एक लेखक था। आगे है कि कुतुब मीनार जो दुनिया की सबसे ऊंची ईंटों की मीनार है, इसका निर्माण 1193 में सल्तनत के किस शासक के आदेशों के तहत किया गया था। तो देखिए इसका निर्माण पूछ रहा है, तो निर्माण कार्य जो है वो चालू किया था किसने, कुतुबुद्दीन ऐबक ने। ठीक है, लेकिन उसका पूर्ण कब बना था, पूर्ण रूप से जब बन के तैयार हो गया था, तो उस समय आपको ये इल्तुतमिश ने पूर्ण कराया था। ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक ने उसको स्टार्ट कराया कब, 1193 में। किसके पूछता है कि किसके स्मृति में बनवाया था, ये भी क्वेश्चन बनता है। तो कुतुबुद्दीन ऐबक जो है वो कुतुबुद्दीन बख्तियार संत हैं, आपका बख्तियार, कुतुबुद्दीन बख्तियार के स्मृति में ये कुतुबुद्दीन ऐबक ने क्या बोलते हैं, इस मीनार को, कुतुब मीनार को बनवाया था। कब बनवाया था, तो ये तो यहाँ लिखा हुआ है 1193 में ही। ठीक है, और पूर्ण किसने करवाया था, तो इल्तुतमिश के शासनकाल में ये जाकर पूर्ण हो गया था। ठीक है, और इसमें भी कितना करवाया था, तो 3 मंजिल तक ही करवाया था। एक चीज ध्यान दीजिएगा, इल्तुतमिश कितने मंजिल तक करवाकर छोड़ दिया था, तो 3 मंजिल तक करवाकर इसने पूर्ण कराया था। उसके बाद फिर चौथा और 5वां मंजिल जो हुआ वो कौन करवाया था, तो फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में हुआ। ठीक है, फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में चौथी और 5वीं का निर्माण हुआ। ये क्वेश्चन बहुत घुमाकर किसी तरह से भी पूछा जा सकता है, तो इन सभी चीजों को ध्यान में रखिएगा। शेर शाह सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है, तो ये सासाराम में पड़ जाता है। आपका सासाराम कहाँ है, रोहतास बिहार में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो कह रहा है कि अहमद शाह अब्दाली भारत में किस एशियाई देश से आया था, तो ये अब अहमद शाह अब्दाली जो है ये आया था आपका अफगानिस्तान से। ठीक है, अहमद शाह अब्दाली भारत पर प्रथम आक्रमण कब किया था, 1748 में। और किस क्षेत्र में किया था, तो पंजाब के क्षेत्रों पे किया। लेकिन उसके बाद वो असफल रहा, लेकिन फिर से उसने आक्रमण किया था दिल्ली पर 1757 में, जिस समय इसको विजय प्राप्त हुई थी। और ये मराठों के युद्ध किया था, जिसका नाम पड़ा था 1761 में, जिसको पानीपत की तृतीय युद्ध के नाम से जाना जाता है। तो अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच कौन सा युद्ध हुआ था, पानीपत के तृतीय युद्ध। ठीक है, आपको बोलते चलते हैं, लिखने में थोड़ा ज्यादा टाइम लगेगा, तो इसलिए पानीपत के
तृतीय युद्ध जो हुआ था वो आपका अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच हुआ था, जिसमें मराठे हारे थे, अहमद शाह अब्दाली जीता। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर कर रहा है कि अकबर द्वारा निर्मित पंचमहल, अकबर ने बनवाया था पंचमहल, वो कहाँ अवस्थित है? तो ये फतेहपुर सिकरी में है। ऑप्शन डी जो है बिल्कुल सही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अकबर और भी चीजें बनवाया था, जैसे इंपॉर्टेंट में आगरा का किला हो जाएगा, उसमें फिर बुलंद दरवाजा बनाया था, मरियम उर्जमानी पैलेस बनवाया था, इलाहाबाद का किला भी बनवाया था। ये अकबर द्वारा निर्मित सब स्थल थे। आगे देखिए, कर है पुर्तगालियों द्वारा गोवा पर कब्जा कब किया गया था? ठीक है, तो ये जो है अल्बुकर्क आया था उस समय, ये हुआ था 1510 में। ठीक है, 1510 1498 में आया था, लेकिन उसके बाद वास्को डी गामा आया, फिर उसके बाद आया बीजापुर के सुल्तान को, आदिल शाह को हराने के बाद अल्बुकर्क ने जो है जो पुर्तगाली था एक, उसने भारत पर पहला बार कब्जा या अधिकार कर लिया था। आगे देखिए, कह रहा है कि लखनऊ में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था 1897 का? तो इसमें हो जाएगा आपका हजरत महल बेगम हजरत महल द्वारा किया गया था, जो आपका लखनऊ से किए थे। तात्या टोपे जो है वो कहाँ से किए थे? कानपुर से किए थे। तात्या टोपे 1857 का विद्रोह कानपुर से किए थे। फिर आपका ऑप्शन में कुंवर सिंह, ये तो आपका बिहार से हो जाएंगे। आया हो क्वेश्चन ये आपका। वीर सावरकर जो है यहाँ पर। आगे बढ़ाते हैं, क्वेश्चन को देखते हैं। तो कह रहा है कि मुस्लिम लीग की स्थापना किस शहर में हुई थी? तो ये आपका ढाका में हुआ था, जो बांग्लादेश में पड़ जाता है। और कब हुआ था? तो 1906 में हुआ था। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। तो कह रहा है इनमें से भारत के किस वायसराय ने निर्वाचित स्थानीय सरकारी निकायों का सृजन का पहल किया था? तो सबसे पहले किसने किया था? तो ये आपका लॉर्ड रिपन हो जाएगा। कब? 1870 में। ठीक है, आगे देखेंगे। कह रहा है कि खाद्य पदार्थ, वस्त्र जैसे उत्पाद, मनोरंजन जैसी सेवाओं एवं उनके अंतिम उपभोक्ताओं द्वारा खरीदे जाने पर उसमें कौन सा टैक्स लगता है? ठीक है, तो देखिए ये क्या है? खाद्य पदार्थ, तो हम लोग क्या करते हैं? उसका उपभोग करते हैं। वस्त्र भी है, उपयोग करते हैं, तो उसमें कौन सा टैक्स लगेगा? आपका उपभोग कर अंतिम में लगता है, जो है आपका उपभोग कर या उपभोग वस्तुएं बोल सकते हैं। ठीक है, आगे है कि भारत में सूखा प्रवण क्षेत्र, जिसको हम लोग ड्राउट प्रोन एरिया बोलते हैं, किस पंचवर्षीय योजना के अवधि के दौरान शुरू किया गया था? तो ये 1973-74 में हुआ था, जो आपका हो जाएगा 5वीं पंचवर्षीय योजना। ठीक है, सॉरी 5वीं में नहीं आएगा, ये आपका 4थी में आ जाएगा। 4थी पंचवर्षीय योजना, ये आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, ये 1973-74 हो जाएगा। तो 1973-74 में चलाया गया था ये योजना, जो आपका हो जाएगा 4थी पंचवर्षीय योजना। आगे देखेंगे। तो कह रहा है कि 34 क्वेश्चन है कि भारत में निम्न में से कौन सा संगठन धन की आपूर्ति की निगरानी करता है? ठीक है, तो धन की जब भी बात होगा तो कौन सा आ जाएगा? भारतीय रिजर्व बैंक। सब उससे रिलेटेड ही है, वित्त आयोग भी दिया है योजना, लेकिन ये जो है संगठन धन की आपूर्ति का काम जो है कौन करेगा? भारतीय रिजर्व बैंक। बैंकों को ही दिया जाता है, जो उपभोक्ताओं तक पहुंचता है। तो बिल्कुल सही आंसर इसका डी आ जाएगा। ठीक है, अब इसकी स्थापना कब हुआ था? तो 1 अप्रैल 1935 को भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की गई थी। चलिए आगे बढ़ेंगे। कह रहा है कि भारत में वस्तुएं और सेवा कर, जीएसटी के अधीन आने वाले 4 कर दरें कौन सी है? ठीक है, किस किस रेंज में लिया जाता है? तो एक 5% लगता है, एक 12%, 18 और उससे अधिक आपका 28%। तो 5, 12, 18, 28 हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। तो कह रहा है कि केंद्र सरकार ने किस क्षेत्र के लिए संपदा योजना शुरू किया था? तो संपदा योजना जो है खाद्य प्रसंस्करण के लिए आपका स्टार्ट किया गया था। 2000 कब आया है? ये आपका 2017 में। ठीक है, 2017 में ही आई थी ये। आगे देखेंगे। तो कह रहा है नेक्स्ट आपका है कि जवाहर रोजगार योजना का प्रारंभ कब किया गया था? तो ये हुआ था आपका 1989 को, 1 अप्रैल 1989 इसका सही जवाब हो जाएगा। इसमें 2 योजनाओं को समायोजित करके जवाहर रोजगार योजना प्रारंभ किया गया था। एक था राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना और एक था आपका भूमिहीन ग्रामीण रोजगार गारंटी। इन दोनों को मिलाकर आपका चालू किया गया था, वो था आपका
जवाहर रोजगार योजना, जो आपका 1 अप्रैल 1989 को हुआ था। आगे देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा चलाया गया था नमामि गंगे परियोजना। ठीक है, नमामि गंगे परियोजना कब शुरू की गई थी? तो ये हुआ था आपका जुलाई 2014 में इसको प्रारंभ किया गया था। इसमें क्या था, इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य था कि इसमें गंगा को साफ और स्वच्छ रखना, साफ और स्वच्छ रखना ही बोल सकते हैं आपको, किया गया था। आगे देखिए, पूर्ण कुंभ मेला कितने वर्षों में एक बार आयोजित होता है? तो देखिए यहाँ कर है पूर्ण कुंभ मेला। पूर्ण कुंभ मेला जो है वो 12 वर्षों पर होता है, 12 वर्ष में एक बार होता है पूर्ण कुंभ मेला, जिसको हम लोग बोलते हैं। और कुंभ मेला आपको पता होना चाहिए भारत के 4 स्थल पे ही होता है। ठीक है, पारा पारी एक एक करके लगता है, 4 स्थल है। वो कौन कौन सा है? एक है हरिद्वार, जिसको हम लोग बोलते हैं हरिद्वार, एक है इलाहाबाद, प्रयागराज हो गया है, एक है आपका प्रयागराज। ठीक है, इलाहाबाद, प्रयागराज, और दूसरा है आपका नासिक, और एक है उज्जैन। नासिक और उज्जैन, इन्हीं 4 स्थलों में इसका आयोजन किया जाता है। ठीक है, आगे देखिए, भारतनाट्यम की उत्पत्ति किस राज्य में हुई थी? तो ये आपका भारतनाट्यम को तमिलनाडु से माना जाता है, और ये बोला जाता है कि ये देवदासियों द्वारा विकसित किया गया ये भारतनाट्यम नाट्य नृत्य है। ठीक है, आगे देखिए, इनमें से किस संगीत वाद्य यंत्र में कीबोर्ड होता है? कीबोर्ड मतलब कि कीबोर्ड बोले तो बटम होती है, तो बटम किस तरह में होता है? हारमोनियम देखे होंगे, इसमें हारमोनियम जो होता है उसमें बटन दबा के, अर्थात कीबोर्ड जो होती है उस तरह से इसमें यूज किया जाता है। आगे देखिए, 42 क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सी पुस्तक डॉक्टर अब्दुल कलाम आजाद द्वारा लिखी गई है? तो अब्दुल कलाम आजाद का जो है वो है द लाइफ ट्री। द लाइफ ट्री इसमें इनका ऑप्शन हो जाएगा। एक विंग्स ऑफ फायर बार बार पूछता है क्वेश्चन आपका, विंग्स ऑफ फायर भी आपका अब्दुल कलाम आजाद द्वारा ही लिखा गया ये पुस्तक है। ठीक, आगे देखते हैं तो कह रहा है अल्फ्रेड नोबेल पुरस्कार की स्थापना करने वाले अल्फ्रेड नोबेल जो थे किस चीज का आविष्कार किया था? तो ये खोज किया था आपको डायनामाइट का। डायनामाइट क्या है? एक विस्फोटक पदार्थ है, तो इन्हीं ने आपको खोज किया था। इनका अल्फ्रेड नोबेल के स्मृति में ही आपका नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। आगे देखिए, है यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ है? तो ये आपका यूनिसेफ आपका न्यूयॉर्क हो जाएगा। ये किस लिए यूनिसेफ चलता है? तो यूनिसेफ जो है वो चाइल्ड के लिए है, बच्चों के लिए है। आपको ये संयुक्त राष्ट्र बाल कोष इसको बोलते हैं। यूनिसेफ का हिंदी में बोलते हैं संयुक्त राष्ट्र बाल कोष। इसकी स्थापना 1946 को हुई थी। आगे देखेंगे, इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क देख ही लिया। आपको याद कैसे रखना है? तो बच्चा है तो बच्चा नया जन्म लेता है तो उन सभी का ज्यादा ख्याल रखता है, इसलिए इसको हम लोग बोल सकते हैं न्यू ईयॉर्क। ठीक है, न्यू मतलब नया बच्चा हो गया, तो बच्चा से थोड़ा ट्रिकी हो जाएगा, आपको याद रखने में सुविधा होगी। ठीक, आगे देखिए, कह रहा है अंतरिक्ष में जाने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो ये आपके राकेश शर्मा थे। ठीक है, राकेश शर्मा थे, जो पंजाब से रिलेट करते हैं ये। आगे देखिए, है कि रॉ का पूरा अर्थ क्या है? रॉ क्या है? एक एजेंसी है। ठीक है, यह एक खुफिया एजेंसी जिसको हम लोग बोलते हैं रॉ। तो रॉ का फुल फॉर्म होता है रिसर्च एंड एनालिसिस विंग। ठीक है, ये आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, बिल्कुल सही जवाब। ठीक है, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग ये क्या है? एक खुफिया एजेंसी है भारत की, भारत का ही है, याद रखिएगा। जिस तरह से सीबीआई हम लोग बोलते हैं, वही रॉ भी एक संस्था है। आगे देखिए, इसी का मोटो है क्या है? धर्मो रक्षिता रक्षिता। ठीक है, धर्मो रक्षित रक्षिता, इसी का स्लोगन का मोटो बोल सकते हैं। ठीक है, तो आगे देखेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर की सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का एक भाग है? तो इसमें आपका माउस, स्कैनर, मेमोरी, देखिए सीपीयू को ही हम लोग बोलते हैं सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ठीक है, इसको सीपीयू बोलते हैं। सीपीयू का 3 पार्ट होता है। ठीक है, एक होता है एएलयू, जिसको हम लोग बोलते हैं एएलयू अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। दूसरा होता है सीयू, जिसको हम लोग कंट्रोल यूनिट बोलते हैं। और तीसरा होता है मेमोरी यूनिट, एमयू, जिसको हम लोग बोलते हैं। 3 यूनिट हो गया। तो इसमें जो है माउस, स्कैनर, जॉयस्टिक, ये सब क्या है? आपका कंपोनेंट है, जो आपको बाहर से लगाकर कंट्रोल किया जाता है। लेकिन मेमोरी रजिस्टर क्या है? सीपीयू का एक भाग है। ठीक है, एमयू जैसे कि हमने लिखा मेमोरी यूनिट या मेमोरी रजिस्टर, ये हो जाएगा ऑप्शन सी, बिल्कुल सही जवाब। आगे है, एक कंप्यूटर स्क्रीन के सबसे छोटा प्रकाशित क्षेत्र होता है। तो स्क्रीन में हम लोग सुने होंगे कि ये जो है फुल एचडी रेजोल्यूशन का है या फिर कुछ, तो उसको हम लोग किससे डोनेट करते हैं? पिक्सल से। पिक्सल जो है 2 शब्द मिलकर बना है, एक को बोलते हैं हम लोग पिक्चर, और एक होता है एलिमेंट, EL फॉर एलिमेंट हो जाता है। तो पिक्चर को शॉर्ट में पिक्स लिखा जाता है,
और एलिमेंट ईएल हो गया आपका ईएल से एलिमेंट। तो पिक्सल जो है वो सबसे छोटा इसमें हो गया पिक्सल, जिसको हम लोग एक प्रकाशित छोटा प्रकाशित क्षेत्र से आपको डिनोट करते हैं। ठीक है, आगे बढ़ेंगे तो कह रहा है कि नेटवर्क में संक्षिप्त संदेश जो एक स्टेशन से दूसरी स्टेशन तक जाता है वो क्या कहलाता है, तो इसमें उसको हम लोग बोलते हैं टोकन। ठीक है, आगे देखिए कर रहा है किस तरह के फाइल में पीएनजी एक्सटेंशन होता है, तो जेपीजी और पीएनजी ये क्या है आपका फोटो का इमेज का फाइल फॉर्मेट होता है। ठीक है, जैसे वीडियो का आपका MP4 होता है, MK भी होता है, ये सब वीडियो का फॉर्मेट हो गया। MK भी, फिर आपका इसको मोप भी एक चलता है, पोप भी चलता है और एक MP4 भी चलता है, ये सब हो गया इसका। डॉक्यूमेंट का PDF हो गया, वर्ड हो गया, एक्सेल हो गया, ये सब डॉक्यूमेंट फाइल होता है। और ऑडियो फाइल में AAC हो गया, MP4 हो गया, ये सब AAU, ये सब क्या है ऑडियो फाइल फॉर्मेट है। और इमेज फॉर्मेट में आपका JPG PNG, तो PNG पूछ रहा है हमारा तो ये हो जाएगा इमेज फाइल फॉर्मेट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 51 क्वेश्चन देखिए, इनमें से कौन सा विकल्प टेस्ला नामक SI व्युत्पन्न इकाई के मापा जाता है। ठीक है, मतलब टेस्ला इसमें से किसका, तो देखिए टेस्ला जो है वो चुंबकीय अपवाह घनत्व अर्थात चुंबकीय अभिवाह घनत्व को मापा जाता है टेस्ला। SI यूनिट इसका क्या हो जाएगा टेस्ला। आगे देखिए है पानी के अंदर ध्वनिक संकेतों को पता लगाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, तो ध्वनिक संकेत इससे हाइड्रोफोन से पता चलता है। हाइड्रो नाम से ही आपको, हाइड्रो मतलब पानी का यूज में होता है, तो हाइड्रोफोन से आपका ध्वनि में जो उत्पन्न होती है ध्वनि उसको मापने के लिए किया जाता है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा एक सदिश राशि है, तो सदिश राशि किसको बोलते हैं, जिसमें कि दिशा के साथ साथ उसमें आपका क्वांटिटी भी हो, जिसमें कि डायरेक्शन और क्वांटिटी दोनों होता है, उसको हम लोग बोलते हैं सदिश राशि। तो सदिश राशि इसमें देखेंगे हमारा पहला है विद्युत आवेश, नहीं होगा आपका विद्युतीय फ्लक्स नहीं है, इसमें जो है हमारा इसमें विद्युत क्षेत्र जो है विद्युत से ही सब दे दिया है, थोड़ा सा ये डिफिकल्ट इंटर लेवल का ये क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसमें हमारा ऑप्शन जो हो जाएगा वो विद्युत क्षेत्र जो है वो आपका एक सदिश राशि है, क्योंकि विद्युत क्षेत्र एक दिशा डायरेक्शन जरूर होता है कि ये किस डायरेक्शन से किस डायरेक्शन में जा रही है, तो विद्युत क्षेत्र इसमें आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। किस पिंड के संवेग को उसके निम्न के गुणनफल के रूप में परिभाषित किया जाता है, तो देखिए इसमें किसको हम लोग, तो मास इंटू वेलोसिटी, संवेग बराबर क्या होता है P = M/m इंटू भी हम लोग पढ़े होंगे, तो भार नहीं इसको बोलेंगे द्रव्यमान इंटू वेग बोल सकते हैं, तो द्रव्यमान गुना वेग, ये हो जाएगा D ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं, तो कह रहा है कि जल वाष्प के पुनः जल में रूपांतरण की प्रक्रिया है, तो निम्न में से किस शब्द का उपयोग किया जाता है, तो संघनन बोलते हैं। जब वाष्प जो है वो क्या होता है फिर से आपका पुनः जल में रूपांतरित होता है, तो उसको हम लोग संघनन बोलते हैं। ठीक है, कंडेंसन जिसको इंग्लिश में बोला जाता है। आगे देखिए 56 नंबर क्वेश्चन है कि किसी फोटोन के निम्नलिखित में से किस गुण में से कौन सा गुण किसी चुंबकीय क्षेत्र में मुक्त गति करने के समय परिवर्तित नहीं होता है, तो इसमें गति जो है वो परिवर्तित नहीं होता। आगे है निम्नलिखित घरेलू वस्तुओं में से किन में सल्फ्यूरिक एसिड होता है, तो सल्फ्यूरिक एसिड इसमें किसमें पाया जाएगा, टूथपेस्ट में क्षारीय सिरका अम्लीय हो गया, तो अम्लीय सिरका में आपका सल्फ्यूरिक एसिड की बात कर रहा है, सिरका में आपका तो नहीं होगा। बैटरी में सल्फ्यूरिक होता है, सल्फ्यूरिक एसिड हम लोग यूज करते हैं, जो घर की बैटरी होती है उसमें सल्फ्यूरिक एसिड हो जाएगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, तो कह रहा है कि किस गैस को उसकी ठोस अवस्था में शुष्क बर्फ भी कहा जाता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड के ठोस अवस्था को ही हम लोग शुष्क बर्फ के नाम से जानते हैं। आगे देखिए कह रहा है कि विटीकल्चर के रूप में किसे जाना जाता है, तो विटीकल्चर जो है वो होता है अंगूर की खेती। अंगूर की खेती को हम लोग विटीकल्चर के नाम से जानते हैं। ठीक है, बात कर लेते हैं इसमें ऑप्शन का, जैसे कि सब्जियां फूल फल ये लगाने की जो प्रक्रिया होती है इसको बोलते हैं हार्टिकल्चर। ठीक है, इसको हार्टिकल्चर के नाम से जानते हैं। आगे बढ़ेंगे तो कह रहे हैं मछली का प्रजनन ये होता है पिसीकल्चर, मछली का पालन को बोलते हैं पिसीकल्चर। ठीक है, आगे बढ़ेंगे रेशम कीट का पालन जो है वो होता है
सेरीकल्चर बोलते हैं इसको, सेरी या सीरी भी, कहीं इस सीरी भी लिखा रहता है या सेरी ऐसे भी लिखा रहेगा, तो सेरीकल्चर, ठीक है। और अंगूर की खेती को हम लोग विटीकल्चर देख ही लिए। आगे देखिए कह रहे हैं निम्नलिखित में से कौन सी कोशिकाओं के आत्मघाती बैग कहा जाता है, तो आत्मघाती लाइसोसोम्स को याद रखिएगा, राइबोसोम्स भी इसमें होता है, लॉ फॉर याद रखिएगा, आत्मघाती कोशिकाओं के आत्मघाती थैली बोला जाता है। चलिए आगे बढ़ेंगे तो कह रहा है कि एक चीज यहाँ लाइसोसोम के खोज किसने किया था, तो आपको क्रिश्चियन डे ड्यूक द्वारा किया गया था। नेक्स्ट आपका निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने मटर के पौधों पर काम करते हुए वंशानुक्रम में मौलिक कानून की खोज की थी। वीवीआई क्वेश्चन है इसका, बहुत बार आया हुआ है आपको। तो मेंडल ने, आपको पढ़ा होगा मेंडल का सिद्धांत मटर का जो यूज किए थे पौधा का, तो इसमें देखिए ये कौन सा है, ग्रेगर मेंडल द्वारा किया गया था खोज इसकी। आगे देखिए कि किसान का मित्र किसको केचुआ का बोला जाता है, यह जटिल कार्बनिक पदार्थों को टूटने के साथ साथ मिट्टी को ढीला करने में मदद करता है, वो है आपका केचुआ। केचुआ को हम लोग किसान को दोस्त या मित्र भी बोलते हैं, ठीक है। और ये किस श्रेणी का आता है, तो केचुआ जो है वो एनेलिडा श्रेणी की प्रजाति है, एनेलिडा की प्रजाति है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे तो कह रहा है कि एक सर्वदाता ब्लड ग्रुप किसको कहा जाता है, तो सर्वदाता ब्लड ग्रुप जो है उसको ओ बोलते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखेंगे, एक यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि इसमें जो है किसने वर्गीकरण किया था वह रक्तों के समूह को, तो लैंड स्टीनर ने, कार्ल पूरा नाम लिख देते हैं, लैंड स्टीनर ने ये जो है रक्त के वर्गों का वर्गीकरण किया था, ठीक है। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि शाकाहारी जीव खाद्य श्रृंखला में पोषण स्तर बनाते हैं कौन सा, तो प्रथम जो होता है वो होता है उत्पादक। उत्पादक में कौन होते हैं, पौधे, जो सूर्य की किरणों से अपना खाना बना लेते हैं और उसको खाता है जो, तो वो शाकाहारी कहलाएगा, जो साग को खाएगा। तो ये कौन सा बनेगा, तो शाकाहारी बनाएगा, वो दूसरा हो जाएगा। पहला तो हो गया आपका पेड़ पौधा और दूसरा पेड़ पौधा को खाने वाले को शाकाहारी बोलते हैं, तो ये हो जाएगा दूसरा चयन में है, ठीक। आगे है अप्रैल 2023 में सौराष्ट्र तमिल संगम का आयोजन कहाँ पर किया गया है, ठीक है। तो ये आपका गुजरात में हुआ। थोड़ा सा करंट अफेयर्स भी है इसमें, देख लीजिए। अप्रैल 2023 में संगठन में समृद्धि किसी ग्रामीण महिलाओं के पीछे नहीं छोड़ना अभियान किसके द्वारा शुभारंभ किया गया, तो ये आपका दीनदयाल अंत्योदय योजना के तहत इसमें आजीविका मिशन, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत किया गया था। आगे है कि अप्रैल 2022 में भारत निर्वाचन आयोग ने किसे नए दल को राष्ट्रीय दल का दर्जा दिया है, बहुत वीवीआई क्वेश्चन है ये, याद रखिएगा। तो वर्तमान में कितने राजनीतिक दल हो गए हैं, ये भी याद रखना है आपका 6, ठीक है। क्वेश्चन बनता है, आ भी सकता है कि वर्तमान में भारत में कितने राष्ट्रीय राजनीतिक दल हैं, तो याद रखिएगा 6 हो जाएगा। कौन कौन सा है, एक हो गया आपका कांग्रेस, एक हो गया बीजेपी, एक हो गया बहुजन समाज पार्टी और एक मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी, फिर आपका नेशनल पीपुल्स और एक हो गया आपका आम आदमी पार्टी, ठीक है। तो एक कह रहा है कि अप्रैल 2022 में भारत निर्वाचन आयोग ने किस नए दल को राष्ट्रीय दल का दर्जा प्रदान किया है, तो ये हो गया आपका आम आदमी पार्टी, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि अप्रैल 2023 में इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2023 जारी की गई। इस रिपोर्ट में बड़े राज्यों की श्रेणी में शीर्ष स्थान पर किस राज्य ने प्राप्त किया है, तो ये है आपका कर्नाटक ने, ठीक है। कर्नाटक हो जाएगा बिल्कुल सही आंसर। 69 है, मार्च 2023 में मेघालय राज्य के विधानसभा चुनाव परिणाम जारी किए गए। इस चुनाव में सबसे अधिक सीटें किस दल को, अर्थात मेघालय में कौन जीता था, तो ये आपका नेशनल पीपुल्स पार्टी हो जाएगी, ठीक। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि मार्च 2023 में त्रिपुरा विधानसभा में चुनाव के परिणाम जारी किया। इसमें त्रिपुरा में किसको सबसे ज्यादा मिला, तो ये मिला था आपको भारतीय जनता पार्टी ने कितनी सीटें प्राप्त की थी उसमें, तो 32, ठीक है। आगे देखिए यहाँ पर त्रिपुरा विधानसभा में पूछ रहा है बीजेपी कितना था, तो 32 हासिल हुआ था, ठीक है। जबकि इसमें क्या हुआ था कि कांग्रेस को इसमें 13 सीटों पर जीत प्राप्त, भाजपा ने इसमें त्रिपुरा में दूसरी बार भाजपा ने यहाँ जीत हासिल की थी और दूसरी बार यहाँ पर अपना भाजपा के मणिक साहा जो है
वो बने थे, इसमें माणिक साहा आपके मुख्यमंत्री बने थे। ठीक, आगे देखते हैं 71 का है कि उस विकल्प का चयन करें जिसे जो तीसरे शब्द से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा शब्द पहले से। चलिए देखिए, चावल जो है क्या है, एक अनाज है, तो मसूर क्या है, एक दाल है, दलहन है। ठीक है, मूंग मसूर आपका दाल दलहन में हो जाता है। ठीक, आगे देखिए 72 क्वेश्चन है, इसमें रोटेशन वाला है। ये है आपका 3 2 6, ये है 3 2 6, ये 6 है, ये 4 दिख रहा है, 3 है, 4 3 6। अब इसमें देखिए ये कौन सा है, 5 यहाँ दिख रहा है, 5 है, 4 है और ये 1 है। ठीक, अब पूछ क्या रहा है आपसे, कह रहा है कि संख्या 2 को दर्शाने वाले फलक के विपरीत फलक में कौन सी होगी। देखिए, तो 2 के विपरीत देखना है, तो इसमें 3 भी कॉमन है, 3 कॉमन है, 6 कॉमन, 6 का कॉमन, तो 2 के अपोजिट 4 हो जाएगा, सिंपल सी बात। ठीक है, 2 ही में आपका आंसर मिल गया, तीसरे डिस्क का कोई जरूरत नहीं थी। आगे देखिए, कह रहा है कि उसी तरह से चयन करना है, चिट्टी क्या है, एंटलिंग है। ठीक है, चिट्टी एंटलिंग है। उसी प्रकार हिरण क्या है, तो इसमें मृग छौना बोलते हैं इसको। ठीक है, मृग छौना बोलते हैं। आगे है कि किसी कूट भाषा में बोस को लिखा जाता है 21967, उसी रूप में कह रहा है कि डी को इतना लिखा जाता है 1919। ठीक, तो पूछ रहा है आपसे, तो देखिए यहाँ पर थोड़ा सा उल्ट्रा कंट्राडक्टरी किया हुआ है। ठीक, जैसे कि बोस को क्या लिखा हुआ है, तो BOS लिख लेते हैं तब क्लियर होगा, BOSS। बी कितने स्थान पे, 2 पे आता है, ओ आता है आपका 15, एस हो गया, एस टी 19, 19 हो गया आपका ये 19, एस 19। इसको कितना लिखा हुआ है, 21 लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है 9, इसको लिख रहा है 6, इसको लिख रहा है 7। ठीक है, अब देखिए इसमें किया गया है, 19 को 19 6 25। ठीक है, 25 को लिखेंगे 5 2 7, 19 5 24, 24 को लिख सकते हैं 2 और 4 6। ठीक है, देखिए इसमें क्या किया है, और 15 4 इसमें इस तरह से किया है, इसमें 3 जोड़ेगा तो 2 3 5, तो 21 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर किया क्या है, इसमें एक यहाँ पर 3 का है 19 और 2 21, 21 9 6, तो गेन को पूछ रहा है क्या लिख सकते हैं, तो यहाँ पर देखिए गेन को डी को लिख रहा है 19 19, तो इसमें से हम लोग चाहेंगे तो ऐसे निकाल कर भी लिख सकते हैं। शायद ए को हम लोग लिखेंगे तो ए के जगह पे 24 है कहीं, देखिए जैसे ए है डील, ए की जगह क्या है 24 है, तो इसमें ए की जगह 24 एक ही ऑप्शन में, ऑप्शन ए जो है बिल्कुल आपका यहाँ से सही हो जाएगा, लेकिन इसमें चेक करना पड़ेगा क्योंकि 24 हो सकता है ए के लिए यहाँ पर दूसरा कूट चल रहा है, जैसे 3 4 5 6 जोड़ रहा है। ठीक है, तो इसमें हम लोगों को थोड़ा सा मिलाकर ही चलना पड़ेगा। 1 मिनट इसको हम फिर से बनाते हैं। ठीक, जैसे बोस को लिख रहा है 21967, तो 2 15 19 19, 2 को हम लोग इसमें 21 लिख रहा है, तो 21 लिखने का तात्पर्य क्या है 9। अच्छा देखिए इसमें हम लोग को एक पुट किया हुआ है, पुट क्या किया हुआ है, जैसे 2 को 21 लिख रहा है, इसको हटा देते हैं, 3 4 5 6 हटाते हैं। ठीक, यहाँ इसको इस तरह से अगर लिखते हैं 21 और बी को 21 लिखा, 9 लिखा, 6 लिखा, 7 लिखा, इसको जोड़िएगा तो देखिए कॉमन चीज मिल रहा है, 21 2 23, 19 5 24, 24 के बाद लिखेंगे तो इसको 19 6 25 और 19 7 19 5 जोड़ेंगे 19 7 27, मतलब 26 आ रहा है। ठीक है, तो देखिए 23 24 25 26 इस तरह की एक श्रृंखला बन रही है। उसी तरह से इसको भी जोड़ेंगे तो गेन का पूछ रहा है, तो गेन को हम लोग लिख लेते हैं GAIN। ठीक है, सब में 23 24 25 26 की श्रृंखला, तो G4 हो गया कितना, तो G को हम लोग लिखते हैं G7। ठीक है, 1 हो गया 1, I हो गया कितना I 9, N 14। अब इसमें हम लोग देखेंगे तो क्या हो जाएगा, तो G7 जो है 7 को कितना जोड़ना है 23 लाना है, तो 19 16 7 23।
ठीक। एक में कितना जोड़ेंगे, 24 आएगा तो 23। देखिए 16 23 ऑप्शन में है, हाँ सभी में 16 23 सभी ऑप्शन में है, ठीक। ये नहीं होगा इसमें। और 9 हो गया, अब 24 लाना है तो 24 23 24 हो गया, अब 25 लाना है तो यहाँ 16 जोड़ेंगे तो 16 भी है, 14 और कितना अब लाना होगा 26, तो यहाँ 12 होना चाहिए। तो बी ऑप्शन आपका 16 23 16 12 ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा डिफिकल्ट था ये ऑप्शन, थोड़ा सा डिफिकल्ट था, ये आपका एसएससी लेवल का थोड़ा सा दिया हुआ था, तो इस तरह के भी आपका लॉजिक बनेगा। ठीक है, अब देखिए इसमें कह रहा है, इसमें चलेंगे तो क्यू होता है 17 पी 16 ओ हो गया 15 14 तो 13 होना चाहिए, तो एम आपका 13 हो जाएगा, तो एम में मतलब दो ही ये ऑप्शन होगी। ठीक, अब इसमें भी छांट लेंगे हम लोग, तो कह रहा है कि एम के बाद आर, एम हो गया आपका कितना, एम होता है 13, 13 में आपका आर जोड़िएगा तो आर 18, फिर इस तरह से डब्लू हो गया 23, 18 5 23, 5 5 बढ़ रहा है तो इसमें बी के 23 5 28 मतलब 26, बी ऑप्शन किसी में है, बी हो जाएगा ऑप्शन सी सही आंसर। ठीक है, यहाँ देखिए नहीं 5 बी ऑप्शन, बी तो है ही, बी वाला है ही, बी में आप जोड़ेंगे 5 तो 2 5 7 एम जी बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, ए ऑप्शन इसका सही हो गया। आगे है, कह रहा है दोनों समरूप है, दो त्रिभुज समरूप है, बीसी कह रहा है कि 4 है, ईएफ 5 है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल है तो डीएफ का क्षेत्रफल कितना होगा। तो देखिए क्षेत्रफल जो होता है क्या होता है, भुजाओं के समानुपाती होता है। ठीक है, भुजाओं के अनुपात के वर्ग के समानुपाती होता है। तो जैसे बीसी इसमें है तो ईएफ भी इसमें है, तो 4/5 का स्क्वायर के बराबर हो जाएगा कौन सा, एरिया। तो पहले वाला मतलब त्रिभुज एबीसी का दिया हुआ है क्षेत्रफल 80, तो एबीसी वाला ऊपर है तो 80 ऊपर हो जाएगा, और नीचे इसका जिसका पूछ रहा है डीएफ का नीचे हो जाएगा एरिया। बस कैलकुलेशन कर लेना है, तो 4 चौके 16 और 50 25 हो जाएगा, 4 चौके 16 50 25, इसका स्क्वायर करेंगे तो 4 का 16 और 5 का 25, तो 16 5 80, तो 25 5 कितना गुना किला पे 125 सेंटीमीटर स्क्वायर, आंसर हो गया। ठीक, आगे बढ़ते हैं, मैथ थोड़ा सा बनाने में टाइम ज़्यादा लग सकता है, इसलिए हम लोग चाहेंगे कि इसको तेजी से खींचे। अभी 100 क्वेश्चन में और भी बाकी है। तो देखिए दो संख्या 5 के अनुपात 5:7 के अनुपात में है, यदि प्रत्येक संख्या में 6 जोड़ा जाए तो अनुपात 3:4 हो जाता है। तो संख्या क्या है, ठीक है, तो ये संख्या आप लोग 10th क्लास में पढ़े होंगे, तो इस तरह से आप लोग को निकाल लीजिएगा, इसका हल कर लीजिएगा। ठीक है, कुछ करना नहीं है, जैसे कि 5x में भी आपको 6 जोड़ देना है, और 7x में भी आपको 6 जोड़ देना है, और इसका अनुपात 3:4 हो जाता है। ठीक है, तो संख्या में बतानी है कौन सा होगा, तो x जो आएगा वो आपका गुना करके 30 और 42 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, 30 में 6 जोड़िएगा 36, 36 और ये जोड़िएगा हो जाएगा 48, तो 16 यहाँ हो जाएगा 12 36 और 12 चौक 48, 12 से कट जाएगा, बी ऑप्शन आ जाएगा। ठीक, चलिए इसमें देखिए 78 कह रहा है कि दो पर्यटक बसों पे एक ही बिंदु पर प्रस्थान करती है, संपूर्ण बनाती है, दोनों चल रहा है तो संपूर्ण बना रहा है। ये तो बहुत इजी क्वेश्चन हो जाएगा आप लोगों के लिए, बस खाली दूरी निकालना होगा। एक चल रहा है 48 से और एक चल रहा है 36 से, और 15 सेकंड बाद दोनों आके मिल रहा है, मतलब यहाँ मिल जा रहा है दोनों। ठीक, ये इधर से आ रहा है और ये इधर से यहाँ से जा रहा है। ठीक, तो इसमें पूछ रहा है आपका कि कितना मीटर है 15 सेकंड बाद मिल रहा है, तो ये देखिए 38 और 36 का कितना होता है, 60 होता है। तो सिंपल चीज है, जब 60 निकल गया तो 15 सेकंड बाद मिल रहा है, तो 15 सेकंड को इसको, ये क्या है किलोमीटर में और ये है सेकंड में, तो मीटर में पूछ रहा है तो इसको हम लोग चेंज कर लेंगे 5/18 से, और ये 18 हो जाएगा, और ये 15 सेकंड बाद मिल रहा है तो 15 कर लेते हैं, तो 3 छक्के 18, 3 पचे 15, 3 पचे 15 हो जाएगा, तो 50 25 और ये 6 से कटा दो 10 12 में, तो 250 आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कह रहा है कि बराबर आयतन के 3 घन है, यदि घन का विकर्ण इतना है तो परिणामी घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें। ये निकाल लीजिएगा ये सब। ठीक है, इसमें कोई वैसा है नहीं, 80 भी आप तो 10th क्लास का सेम टू सेम क्वेश्चन है, जो 10th क्लास पढ़े होंगे, बिहार के छात्र होंगे, ये उसी का सेम क्वेश्चन है। इसका आंसर आता है sec a + tan a, प्रूफ करने वाला है, LHS = RHS आप लोग पढ़े होंगे। ठीक है,
आगे देखिए 81 जो है कर रहा है सिलेक्ट द इनकरेक्ट स्पेल वर्ड, इसमें बताना है कौन सा गलत लिखा हुआ है। डिक्टेट सही है आपका, जिसका मतलब होता है तानाशाह, जो तानाशाही करता है उसको बोलते हैं। डिसीजन मतलब निर्णय लेना हो गया, ठीक है। डिफरेंसेज मतलब अंतर, ये भी सही है। डिक्शनरी इसमें एन ए होता है, ठीक है, NARY, यहाँ NE लिखा हुआ है, ठीक है। डिक्शनरी वर्ड इसमें गलत है। इसमें एंटोनिम्स उल्टा शब्द चुनना है, किसका, लोथी का। तो लोथी का सबसे पहले आपको हिंदी याद होना चाहिए, तब चूज कर पाएंगे। तो लोथी मतलब होता है घृणा करना। तो घृणा का उल्टा क्या हो जाएगा, किसी से प्यार करना हो जाएगा, किसी को चाहना हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें कौन सा हो जाएगा, इसमें जो हमारा एंटोनिम्स एडमायर हो जाएगा, ठीक है। घृणा का एडमायर मतलब होता है किसी को प्रशंसा करना या किसी को चाहना, ठीक है, एडमायर हो गया। इसका उल्टा, घृणा का उल्टा वही हुआ पसंद करना। आगे देखिए कर रहा है इसमें चूज करना है कौन सा पार्ट, कर रहा है कि गलत है, ग्रामेटिकली इसमें गलत लिखा हुआ है। तो कर रहा है 80 रुपीज आर, ठीक है, टू मच फॉर दिस लेदर बैग, मतलब कर रहा है 80 रुपए इसमें जो है इस लेदर बैग या पर्स, पर्स जिसको बोलते हैं हम लोग, कह रहा है अधिक है। तो कह रहा है कि 80 रुपीज आर, इसमें 80 रुपीज जब हो गया तो एस देखकर आर नहीं लगेगा, क्योंकि 80 भी जब रुपीज जो वर्ड है वो खुद सिंगुलर होता है, तो रुपीज के लिए इज लगना चाहिए, इसमें आर लिखा हुआ है। तो ये पार्ट जो है गलत है, तो 80 रुपीज आर इसमें पार्ट गलत, बी ऑप्शन जो है गलत हो जाएगा, ठीक है। बाकी सब ठीक है। आगे देखिए कर एंटोनेम्स, इसमें भी आपका एंटोनेम्स जो है वो उल्टा शब्द चूज करना है। तो सबसे पहले इसमें इंग्लिश याद होना चाहिए। तो बेनीथ का पूछ रहा है, बेनीथ मतलब होता है नीचा, मतलब नीचे दिखाने के अर्थ में होता है, ठीक है, नीचे के अर्थ में होता है नीचा या नीचे बोल सकते हैं। तो इसका ऊपर हो गया एबव, ठीक है, एबव मतलब ऊपर होता है, तो ये इसका एंटोनेम्स हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट करा सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन, इसमें फिल हो जाए वैसा शब्द चुनना है जो लगभग लगभग इस अर्थ को पूरा कर देवे, ठीक है। तो कह रहा है इसमें कि ए न्यू एम्प्लॉय सेड दैट, एक नया जो कर्मचारी है वो कह रहा है दैट ही वाज, वह क्या है, ऑफ डूइंग द जॉब वेल, वो तो कोई भी काम अगर अच्छा से करेगा तो ही वाज क्या है, उसके पास क्या हो सकता है, तो कॉन्फिडेंस होगा कि उसकी क्षमता होगा। आखिर अच्छा काम वो कब करेगा, हर चीज तो कॉन्फिडेंस से होता नहीं है, ठीक है। तो कॉन्फिडेंस, कॉन्फिडेंस के साथ साथ आपका एफिशिएंटी भी हो सकता है, लेकिन ध्यान दीजिएगा, तो कोई भी काम वो अच्छा से कर रहा है तो कब कर सकता है, जब उसके पास उस चीज की जानकारी हो। तो जानकारी किस में होता है, तो कॉन्फिडेंटली होता है, कॉन्फिडेंट आपका विश्वास से हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट, इसमें साइनोनिम्स चूज करना है, गिवन वर्ड इसमें दिया हुआ है। इसमें है कॉम्पिटेंट, ठीक है। कॉम्पिटेंट का मतलब क्या होता है, सक्षम किसी काम को करने वाला होता है, उसको बोलते हैं कॉम्पिटेंट, ठीक है। तो सक्षम इसका हो जाएगा। तो इसका उल्टा कौन सा हो जाएगा, तो उल्टा इसमें नहीं पूछ रहा है, ये पूछ रहा है साइनोनिम्स, मतलब कि इसी के प्रकार का अर्थ रखने वाला, ठीक है। तो जो सक्षम है मतलब कैपेबल है, वो काम करने योग्य है, ठीक है, उसका साइनोनिम्स हो जाएगा कैपेबल, ठीक है। सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम्स, इसमें इडियम दिया हुआ है कौन सा, ब्लो ए फ्यूज, मतलब ब्लो ए फ्यूज का अर्थ होता है कि आग बबूला हो जाना, गुस्सा हो जाना, ठीक है। तो इसमें देखेंगे तो आग बबूला होने का मतलब कौन सा आ जाएगा ऑप्शन, इसमें देखेंगे तो आपका वेरी एंग्री, एंग्री इस वर्ड है, वेरी एंग्री टू रिएक्ट, किसी पे गुस्सा करेंगे तो बहुत ज्यादा एंग्री वाला ऑप्शन इसमें हो गया। अब कह रहा है कि वन ऑफ द देम कंटेन एन एरर, एरर वाला है, ठीक है। इसमें बताना है किस पार्ट में गलत है। अनलेस यू डो नॉट वर्क हार्ड यू विल फेल, कहने का मतलब है अनलेस यू वर्क हार्ड, मैंने जब तक तुम नहीं करोगे, तो डोंट शब्द का यूज नहीं करेंगे इसमें। तो कह रहा है कि अनलेस यू डोंट पार्ट जो है इसमें गलत हो जाएगा, ठीक है। डोंट शब्द का यूज ही नहीं है करना है, ये सही सेंटेंस बनेगा। अनलेस यू वर्ड हार्ड यू विल फेल, जब तक तुम कठिन परिश्रम नहीं करोगे तुम फेल हो जाओगे, कहने का मतलब कि कठिन परिश्रम करना पड़ेगा। इसमें कह रहा है कि इनकरेक्ट वर्ड को इसमें बताना है कौन सा है, फ्यूचर मतलब भविष्य, सही है। फ्लेवर, फ्लेवर का इसमें जो है वो हमको गलत लग रहा है, फ्लेवर होता है FLA
VOUR होता है, ये वर्ड जो है बी ऑप्शन गलत। ठीक है, फ्लेवर का होता है जिसको हम लोग बोलते हैं किसी प्रकार का स्वाद, FLAVOUR होता है। ठीक, तो ये होता है फ्लेवर, मतलब किसी प्रकार का स्वाद या महत्व जो आता है। आगे इसमें कह रहा है कि अंडरलाइन कह रहा है वर्ड इज गिवन सेंटेंस, कह रहा है कि इस पे बताना है एप्रोप्रिएट वर्ड, मतलब इसके स्थान पे कौन सा वर्ड, सस्पेंशन जो अंडरलाइन किया हुआ है उसके जगह पे इसका बनाना है, मतलब साइनोनिम्स इसमें कौन सा हो सकता है। ठीक है, तो इसमें जो है सस्पेंशन का मतलब हो जाएगा सस्पेंशन दैट यू, मतलब इंफॉर्मेशन, मतलब कि यहाँ पर सूचना का बात हो जाएगी। ठीक है, चलिए आगे देखिए, कह रहा है कि साहचर्य का विलोम क्या होगा। साहचर्य का मतलब होता है एक साथ रहना, मिलजुल के रहना, उसको साहचर्य बोलते हैं। तो इसमें कौन सा हो जाएगा, इसका उल्टा अलगाव, यानी अलग रहना। आगे देखिए, प्रामाणिक शब्द में मूल शब्द और प्रत्यय का, प्रामाणिक तो प्रमाण होता है मूल शब्द किसी चीज को, उसमें प्रमाण मूल शब्द है, प्रमाण में इक प्रत्यय लग गया। ठीक है, तो इसमें प्रामाणिक बन जाएगा, तो प्रमाण प्लस इक। अब देखिए हर्षई इक है, एक दुर्घई इक है। ठीक है, तो इसमें हर्षई वाला होता है। ठीक है, ऑप्शन बी जो हो जाएगा वो प्रत्यय है, इक प्रत्यय होता है। ठीक, अब देखिए 93 क्वेश्चन कर रहा है कि यद्यपि का संधि विच्छेद क्या होगा। तो यदि जोड़ अपी बहुत बार हम लोग पढ़े हुए हैं बचपन से ही, तो ये तो आप सभी को याद होगा। यदि जोड़ अपी को यद्यपि बोलते हैं। खाद्य सामग्री जो यात्रा के समय रास्ते में उपभोग लिए दी जाती है, जैसे जो घर से निकलते हैं और उसको खाने के लिए दिया जाता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको पाथे बोलते हैं। मतलब पथ में जा रहे हैं, उसको खाने वाला चीज जो है वो पाथे बोला जाता है, उसको पाथ। ठीक है, लेकिन यहाँ एक जो है रास्ते में जा रहा है और एक रोगी जो जाता है, रोगी को देने के लिए जो सामान दिया जाता है उसको पथ्य बोलते हैं। इस चीज को ध्यान दीजिएगा, हल्का सा जो भोजन दिया जाता है रोगी को कम खाना, उसको पथ्य बोलते हैं, और जो खाने के लिए लेके जाते हैं रास्ते के लिए उसको पाथ्य बोलते हैं। जो क्षमा करने योग्य नहीं हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द को अक्षम्य बोलते हैं, जो क्षमा करने के लायक ही नहीं उसको अक्षम्य बोला जाता है। कौन सा जोड़ा समरूपी समभिनार्थक है। तो समरूपी समभिनार्थक मतलब एक जैसा दिखने वाला, अर्थ अलग अलग। ठीक है, तो एक देखिए हो जाएगा इसमें अवधि, दोनों में अवधि एक ही तरह का है। समरूप समभिनार्थक मतलब कि बोलेंगे तो एक ही जैसा, अवधि ये भी लिखा हुआ है, अवधि अभी ये भी लिखा हुआ है, लेकिन दोनों का अर्थ अलग हो गया। इस अवधि का मतलब हो गया, ये अवधि हो गया समय को अवधि बोलते हैं, और ये अवधि एक भाषा अवध भाषा होती है, अवधि ये हो गया, अलग हो गया। बोलने पे एक जैसा और अर्थ अलग अलग है, उसको समरूपी भिनार्थक या समभिनार्थक शब्द भी बोलते हैं। आगे देखिए कर अंक शब्द के अनेकार्थी शब्द समूह का चयन करना, मतलब कि एक शब्द के लिए कौन सा इसमें है। तो इसमें अंक गोद संख्या अध्याय, ये ऑप्शन जो है गोद संख्या अध्याय, ये एक बनाता है चयन, लेकिन और सब चीज नहीं है। आगे देखिए कर एक का अर्थ घोड़ा है, मैंने घोड़ा का इसमें कौन सा पर्यायवाची शब्द है। तो घोड़ा का पर्यायवाची शब्द तुरंग होता है। ठीक, तुरंग को ही घोड़ा बोलते हैं। समीर का पर्यायवाची शब्द, समीर का मतलब होता है हवा। ठीक है, समीर का मतलब हो गया हवा। और आगे देखेंगे तो कह रहा है कि आटे दाल का भाव मालूम होना, मुहावरे का उचित अर्थ क्या होता है। तो आटा का भाव मतलब कष्ट का अनुभव होना, इसको बोलते हैं मुहावरा आटे दाल का भाव मालूम होना, माने कि कष्ट के बारे में जानकारी पता होगा तो उसको बोलते हैं। ये रहा 100 क्वेश्चन का पूरा सॉल्यूशन। भाई इसको बनाने में पूरी वीडियो दिए हैं आपको, तो एक लाइक और कमेंट तो बनता है, कमेंट जरूर कर दीजिएगा, कुछ भी इमोजी भी दे दीजिए, लेकिन कमेंट जरूर दीजिए हमको, ताकि हमें भी कॉम्प्लीमेंट मिले, पता लगे कि आप सभी के लिए कितना ये अच्छा लग रहा है वीडियो। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी अपना तैयारी जारी रखेंगे। जय हिंद।